जीवन में सफलता असफलता लगी रहती है, लेकिन जीवन का अंत कर दिया जाए ऐसी स्थिति रेयर है। क्यों ऐसा हो रहा है कि बच्चे ये सबसे बड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर हैं? कौन से दबाव उन पर काम कर रहे हैं? कौन सी मनोवैज्ञानिक चीज है जो इनको इसके लिए मजबूर कर दे रही है? ये सारी बातें आज हम पता लगाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं रेजोनेंस कोचिंग कोटा के वाइस प्रेसिडेंट नीलेश गुप्ता, साइकोलॉजी एंड पेरेंटिंग कोच साहिबा सिंह और साइकोलॉजिस्ट अरविंद ओता। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नीलेश जी, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो तो सबसे पहला सवाल मैं आप ही के पास लेकर आता हूं, क्योंकि ये बच्चे जब पहुंचते हैं तो आपके जैसे ही कोचिंग सेंटर्स में एडमिशन लेते हैं। क्या कोई प्रक्रिया है आप लोगों की कि किस बच्चे का एडमिशन लिया जाए, और क्या वो बच्चा फिट टू स्टडी है? क्योंकि कोई आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई नीट की प्रिपरेशन है, कि सभी बहुत बड़े लेवल के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें सक्सेस रेट हम सब जानते हैं बहुत ज्यादा नहीं है। तो क्या कोई तरीका होता है जहां शुरू में ही आप उस लेवल की सही स्क्रीनिंग करते हैं कि नहीं, बेवजह में इस बच्चे को नहीं लेते, ये शायद नहीं कर पाएगा? देखिए सर, बच्चे का जहां तक स्क्रीनिंग की बात है, बिकॉज कोचिंग का जो ऑब्जेक्टिव है कि हर बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना। कई बार बच्चे ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहां पर उनके पास उस लेवल का एकेडमिक एक्सपोजर नहीं होता है। तो कई बार बच्चे बहुत मीडियोकर बैकग्राउंड से भी आते हैं, वो भी हार्डवर्क करके परसिवरेंस से बहुत आगे निकल जाते हैं। और कई बार बच्चे जो बहुत अच्छे एकेडमिक बैकग्राउंड से आते हैं, कई बार वो भी सफल नहीं हो पाते हैं, बिकॉज वो 2 साल बच्चा क्या मेहनत करता है, कितना फोकस रहता है, कितना डिस्ट्रैक्ट कम होता है, ये सब चीजें होती है जो बच्चे की सक्सेस के पीछे रीजन होती है। ठीक है, नहीं ये ठीक है आपका कहना एक हद तक। तो मैं इसी के साथ एक सप्लीमेंट्री सवाल जोड़ देता हूं गुप्ता जी कि क्या रीजन है, आपको क्या लगता है, जो बैक टू बैक इतनी दुखद खबरें हमने कोटा से सुनी और लगातार सुन रहे हैं हर महीने, क्या कारण है आपकी नजर में इसका? सर देखिए, मुझे लगता है कि आज की तारीख में एज ए पेरेंटिंग कोच मैं ये समझता हूं कि बच्चों का एक तो एंजाइटी को हैंडल करने का जो नजरिया है वो भी काफी हद तक एक रीजन है। दूसरा, जब बच्चा घर से बाहर रहता है और अगर उसको कोई मॉनिटर नहीं कर रहा है और वो अगर रास्ते में भटक गया है, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा हो गए हैं, पढ़ाई में बैकलॉग बहुत ज्यादा हो गया है, किसी तरह के रिलेशनशिप में पड़ गया है, और फिर एकदम से रियलाइज होता है कि मैंने अपने जीवन में 6 महीने बर्बाद कर दिए, 1 साल बर्बाद कर दिए, माँ बाप का पैसा बर्बाद कर दिया, तो वो जो नेगेटिव फेज उसके ऊपर आता है, जो एक प्रेशर उसके ऊपर आता है, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन हो जाता है सर। ठीक है, अरविंद ओटा साहब है हमारे साथ, जो साइकोलॉजिस्ट भी हैं, कोच भी हैं। अरविंद साहब, क्या रीजन है? देखिए, जो कारण अभी नीलेश जी ने बताई है स्वाभाविक कारण हो सकते हैं कि बच्चे को कई तरह के थॉट्स आए, प्रेशर पड़े, वो पढ़ाई का प्रेशर ना झेल पाए, उसको लगे कि उसने माता पिता के बहुत सारे पैसे लगवा दिए हैं, तमाम चीजें हैं। लेकिन अभी ऐसा क्या हुआ है कि अचानक से मामले इतने बढ़ गए? ये प्रेशर हमेशा से रहा होगा, आज से 10 साल पीछे भी जाएं तो बच्चे इससे अलग कुछ नहीं सोच रहे होंगे। ऑल ऑफ सडन हम क्यों इस वक्त इसमें इतना ज्यादा नंबर्स को बढ़ता हुआ देख रहे हैं कि हर महीने 3-4 केसेस सामने आ रहे हैं? सुसाइड को बहुत ही गंभीरता से देखने की जरूरत है। एक मैं डेटा दूंगा जिससे दर्शकों को ये पता चलेगा कि सुसाइड कितना एक गंभीर मामला है। हम जितना टाइम एक गिलास पानी पीने में लगाते हैं, राइट, 40 सेकंड के आसपास लगता है हमें एक गिलास पानी खत्म करने में, इतनी देर में एक व्यक्ति की मृत्यु सुसाइड से होती है। अगर इंडिया में हम स्टूडेंट की बात करें तो 1 घंटे में, हर 1 घंटे में एक स्टूडेंट की मृत्यु सुसाइड से होती है। बहुत गंभीर मसला है। इसके कारण को समझने के लिए एज अ साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक, हम 3 अलग अलग पैरामीटर्स देखते हैं: बायोलॉजिकल रीजन, साइकोलॉजिकल रीजन एंड सोशियोलॉजिकल। तो बायोलॉजिकल यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे कि क्या न्यूरोट्रांसमीटर में चेंजेस होगा, हमें फोकस करना है, हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं हमारे लिए काम का है साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल। हम जब भी बच्चे को बताएंगे कि नीट और जेईई क्लियर करना ही एकमात्र उद्देश्य है हमारे जीवन में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है,
और इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की भी है, कोचिंग सेंटर की भी है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि नहीं पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए, अपने बच्चे की मॉनिटरिंग करनी चाहिए, हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि कोचिंग सेंटर को मॉनिटरिंग करनी, दैट मीन्स दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। क्या हमने ऐसा एक एनवायरमेंट बच्चे के आसपास बना दिया जहां वो अपने आप को एक टनल में देखते हैं, एक साइड उनको सुसाइड दिखता है और दूसरे साइड फेल्योर, राइट। तो क्या वो सुसाइड चूज कर ले रहे हैं फेल्योर की जगह पे, राइट। ये हमें समझना पड़ेगा कि पेरेंटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बट जब भी कोई बच्चा कोचिंग सेंटर तक पहुंचे तो उस कोचिंग सेंटर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मैं इस बच्चे का एप्टीट्यूड टेस्ट करूं। अगर मान लीजिए कोई पेरेंट्स बहुत फाइनेंशियल वीक है, जिनको इतनी समझ हो सकता है, ऐसा कि समझ नहीं हो, फाइनेंशियल वीक बैकग्राउंड से आता हो, कोचिंग सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस केस में थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है कि हम उसकी स्क्रीनिंग करें और हम मॉनिटर करें उनके मेंटल हेल्थ को। तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा। आप अगर रीजंस की बात करें तो बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो ये हो सकता है जो हमने अभी डिस्कस किया, दूसरा ये हो सकता है कि क्या राइट बच्चे पे कॉन्टिन्यूसली हम इतना ज्यादा स्ट्रेस डाल रहे हैं। आज के टाइम पे जो बच्चा कोटा में है, क्या इमोशनल सपोर्ट के लिए कोई अवेलेबल है वहां? पेरेंट्स एज अ पेरेंट अपना रोल इमोशनल सपोर्ट के लिए कोई रोल प्ले